Hello everyone, welcome to Free Academy. This is Vartika and I hope you all are doing very well और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी और आज मैं सेल बायोलॉजी का सेकंड पार्ट आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखा था, सेल थ्योरी के बारे में देखा था, सेल डिस्कवरी के बारे में देखा था। आज हम शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स, ये है प्लांट सेल्स और ये है एनिमल सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी प्रेजेंट होता है और इनके अंदर एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सारे जो पूरी सेल है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। उन कंपार्टमेंट्स में अलग अलग फंक्शंस चल रहे होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारे फंक्शन एक ही सेल में परफॉर्म हो रहे थे। उसी सेल में एक्सक्रीशन हो रहा था, उसी में रेप्लिकेशन हो रहा था, उसी के अंदर रिप्रोडक्शन चल रहा था, उसी सेल में सारे फंक्शंस चल रहे थे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सारे फंक्शंस अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए जाते हैं और पूरे फंक्शंस है वो सिस्टमेटिकली चलते हैं। तो ये हमारी प्लांट सेल्स है और ये हमारी एनिमल सेल है। प्लांट सेल के अंदर बीच में एक सेंट्रली लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। और प्लांट सेल्स के अंदर ये वैक्यूल, प्लांट सेल्स के वैक्यूल के अंदर सारे एक्स्ट्रा जो फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेल सेप प्रेजेंट होता है, ये सभी इस वैक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको डिटेल में एक एक करके आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे प्रोटिस्ट आते हैं, फंजाई आती है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। तो ये जो प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। और फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स है वो एक्सटेंसिवली कंपार्टमेंटलाइज्ड होती है। उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनते हैं जिनके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो ऑर्गेनेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। फिर हम प्लांट और एनिमल सेल्स को देखें तो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और लार्ज सेंट्रली प्रेजेंट होता है वैक्यूल। ठीक है, जो कि ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं एनिमल सेल के अंदर। वही हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। फिर इसके बाद हम एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल के बारे में जब हम देखते हैं तो ये सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है और ये सिर्फ प्लांट्स में और फंजाई में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हम सेल वॉल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि एल्गी के अंदर ये सेल वॉल है, ये सेलुलोज से मिलकर बनी है। गैलेक्टन्स होते हैं, मेनन्स और मिनरल्स, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे मिनरल्स मिलके बनाते हैं एल्गी की सेल वॉल को। हम प्लांट की सेल वॉल की बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। और वहीं हम बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल को तो काइटिन बनाता है फंजाई की सेल वॉल को। फिर सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो सेल वॉल है वो सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिकल डैमेज या फिर इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेल टू सेल इंटरेक्शंस करवाता है और बैरियर प्रोवाइड करता है टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स से, हर किसी को अंदर नहीं आने देता। फिर हम देखते हैं जैसे सेल वॉल है, ये तीन तरह की सेल वॉल होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल है वो सभी में प्रेजेंट होती है, इस तरह से सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है ये ग्रोथ करवाती है ये सेल वॉल, और जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती जाती है ये प्राइमरी सेल वॉल जो है ये डिग्रेड होती है। इसकी डिग्रेडेशन, ये धीरे धीरे डिग्रेड होती है, डिमिनिश हो जाती है जैसे सेल मैच्योर होती है
और फिर सेकेंडरी सेल वॉल बननी शुरू होती है जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड बनती है और ये मेम्ब्रेन की तरफ होती है। ठीक है, और ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम है कि वो जल्दी जल्दी डिवीजन करती हैं, और ये इतनी जल्दी जल्दी डिवीजन करती हैं कि इनको सेकेंडरी सेल वॉल बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए सेकेंडरी सेल वॉल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है, और इसके अंदर की साइड और बनती है टर्शरी सेल वॉल। और ये टर्शरी सेल वॉल है, ये सभी में प्रेजेंट नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रैकिड्स में और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ये 3 तरह की सेल वॉल्स होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है प्राइमरी सेल वॉल है वो डिग्रेड होती है और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी के जस्ट अंदर की तरफ बनती है, और उसके बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है। फिर उसके बाद टर्शरी सेल वॉल है वो बनती है, और वो बनती है ट्रैकिड्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर। फिर इनको जो जोड़ के रखने का काम करता है वो मिडल लेमेला करता है। तो मिडल लेमेला है वो किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से। ये मिडल लेमेला होता है और ये कैल्शियम पेक्टेट से मिलके बना होता है और होल्ड्स डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। नेबरिंग सेल्स को ये एक साथ में पकड़ के रखता है और ये सीमेंटिंग का काम करता है। तो हम बोल सकते हैं सेल वॉल एंड मिडल लेमेला ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। और अब जब कोई भी चीज़ को ट्रांसफर करना होता है तो इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा बनता है, वो सेल वॉल और मिडल लेमेला से ट्रांसवर्स्ड होता है, मतलब यहाँ से क्रॉस करता है, तो यहाँ बनता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये किसी भी छोटे छोटे आयंस को या फिर कुछ मिनरल्स को, इन सबके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है और इसके अंदर फोस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। हम आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। तो मेनली हम ह्यूमन की आरबीसी को यूज करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हम आरबीसी को यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं और ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, और हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता कि मतलब जैसे सेल को हम स्टडी कर रहे हैं तो कुछ और भी उसमें मिक्स होके हम स्टडी करने लग जाएं, तो इसलिए आरबीसी को हम प्रेफर करते हैं स्टडी करने के लिए। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, एज ए बाइलेयर होती है। इस तरह से ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मोनोलेयर हो गई, और ये एक और लेयर है, तो हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से मिलके बनी होती है। इस तरह से प्रेजेंट होती है। इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कहीं प्रोटीन्स इस तरह से है, इस तरह से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं और कहीं पे कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होता है, और मोस्टली ये जो लिपिड्स हैं ये फोस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, और इन लिपिड्स का जो हाइड्रोफोब ये मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है। तो ये मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है, और ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर ये इसका पोलर हेड है, ये पोलर हेड होता है, और ये पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, ये पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है, और ये फैटी एसिड चेन होती है, और ये नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक
ठीक है, तो इसका हम बात करें, ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है ताकि ये पानी से बचा के रखे, मतलब एक्वस एनवायरनमेंट से टेल को बचा के रखे। इसलिए इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनाइज्ड रहती है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स और लिपिड्स रहते हैं इनका रेशियो है ये टाइम टू टाइम वेरी, ये सेल टू सेल वेरी करता रहता है। जैसे आरबीसी की हम बात करें तो आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन्स होते हैं और 40% लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स की बात करते हैं तो पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल साइड या फिर इंटरनल साइड में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के, और इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं जो टोटली या फिर पार्शियली मेम्ब्रेन के अंदर बरीड रहते हैं, टोटली या पार्शियली ये मेम्ब्रेन में बरीड रहते हैं। ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन जो है ये टोटली बरीड, तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है ये बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, बट ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है। सेल की पेरिफेरी में प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन की पेरिफेरी में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे। अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होंगे वो चाहे टोटली बरीड हो या फिर पार्शियली बरीड हो, उनको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, और इंटीग्रल प्रोटीन्स अगर टोटली बरीड है तो वो एज ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की भी कहलाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि वो पूरी तरह से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स की जो फैटी एसिड चेन होती है वो अनसैचुरेटेड भी होती है। जैसे अगर मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स है वो सैचुरेटेड रहेंगे तो वो इस तरह से अरेंज्ड होगा, लेकिन अगर फॉस्फोलिपिड के फैटी एसिड्स जो है वो अनसैचुरेटेड है तो उनमें किंक प्रेजेंट होगा और वो ऐसे दूर दूर प्रेजेंट होंगे, और दूर दूर प्रेजेंट होने की वजह से वो सेल को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सॉरी ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। फिर कोलेस्टेरॉल है वो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोलेस्टेरॉल एब्सेंट होता है, उनकी जगह होपेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, या फिर सेल को किसी सेल से इंटरेक्शन करना है तो उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारी मेम्ब्रेन थी, इसके ऊपर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो इस प्रोटीन्स के ऊपर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा तो ये बन गया हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये लिपिड मॉलिक्यूल है, इससे कोई ग्लाइकोजन या मटेरियल या फिर शुगर आके ऐड हो रही है तो ये बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो सेल को रिकॉग्निशन या फिर इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद में सेल का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल होता है, और इसको सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था 1972 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग सेल्स जो है, ये मेम्ब्रेन जो है ये क्वाजी फ्लूइड नेचर की होती है, और लिपिड मॉलिक्यूल अनेबल करते हैं लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। लिपिड मॉलिक्यूल इस क्वाजी फ्लूइड नेचर की वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं और बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे कुछ लेटरल मूवमेंट्स हो गई, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये इसके फॉस्फोलिपिड्स हैं, तो इनमें अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती है। जैसे लेटरल मूवमेंट है तो ये लिपिड मॉलिक्यूल है ये इधर मूव कर जाएगा, ये लिपिड मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। और अगर ये मॉलिक्यूल ये खुद की पोजीशन पे एक्सिस पे ही वापस रोटेट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मूवमेंट।
और ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है इसको बाहर की तरफ से अंदर आना है, तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे फ्लिप मूवमेंट। और इसको अगर बाहर जाना है तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे फ्लॉप मूवमेंट। तो ये 4 तरह के मूवमेंट्स हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल शो करते हैं। लेटरल मूवमेंट, एक दूसरे ने आपस में अपनी जगह चेंज कर ली लिपिड्स ने, वो लेटरल मूवमेंट। खुद ही की एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो रोटेशनल मूवमेंट। अगर बाहर वाले फॉस्फोलिपिड को अंदर आना है वो फ्लिप मूवमेंट, और अंदर वाले फॉस्फेट को बाहर जाना है वो फ्लॉप मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद फ्लूइड नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलग अलग फंक्शंस करने में कैपेबल होती है, जैसे सेल ग्रोथ और डिवीजन करवाती है, सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस करवाती है, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन फ्लूइडिक नेचर की होगी तो वो इजीली वेसिकल्स बनाएगी और वो सिक्रीशन करवाएगी, एंडोसाइटोसिस करवाएगी, एक्सोसाइटोसिस करवाएगी। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के फ्लूइडिक नेचर की वजह से। और ये फॉर्म करती है इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करके उससे जंक्शंस बनाने का काम भी फ्लूइडिक नेचर की वजह से ही होता है। फिर उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है मॉलिक्यूल के, सेलेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करती है, सेल सिग्नलिंग या फिर सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल सिग्नलिंग के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये रिसेप्टर्स को अपने ऊपर रखती है, तो कोई भी लिगेंड मॉलिक्यूल आके इनसे इंटरेक्ट कर सकता है। और सेलेक्टिव बैरियर है कि क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सारे मॉलिक्यूल्स को परमिट नहीं करती अंदर आने के लिए। ट्रांसपोर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट हैं उसको हम देखते हैं, तो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयन का मूवमेंट होता है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम सिंपल डिफ्यूजन को देखते हैं, और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन मतलब नॉर्मल ग्रेडियंट के अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग कोई भी मूवमेंट होना है। जैसे हमने किसी रूम में एक परफ्यूम लगाया, तो एक जगह पे परफ्यूम लगाया तो थोड़ी देर में वो स्मेल जो है परफ्यूम की वो दूसरी जगह पे भी आने लग जाती है। तो वो एक जगह पे परफ्यूम के आयंस की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा थी और दूसरी जगह पे कम थी, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आके मूव करें, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसमें हमें किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन की, कोई प्रोटीन्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स या फिर चैनल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, कैरियर या फिर चैनल प्रोटीन्स की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं कई बार मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उनको मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोटीन्स एज ए कैरियर प्रोटीन होते हैं या फिर चैनल प्रोटीन होता है। इसके बाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अंदर हम एनर्जी यूज़ करते हैं, एटीपी को यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट मूवमेंट करवाते हैं। और इसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पंप होता है। ये क्या कर, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर बुलाता है। ठीक है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में था। इसके बाद में हम नए ऑर्गेनेल पे चलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे मिलके बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
सिस्टम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वो वैक्यूल्स हो गए और लाइसोसोम हो गए। ये चारों ऑर्गेनल्स मिलके बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। उसे हम बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ईआर जो है वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, एक ल्यूमिनल साइड, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड। जैसे ये हमारी सेल है और ये ईआर की जो लोकेशन है ये न्यूक्लियस से कांटेक्ट में रहती है, इस तरह से ईआर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ईआर है ये इसकी ल्यूमिनल साइड है और ये इसकी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड है। ठीक है, इसकी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ होती है और ल्यूमिनल साइड अवे फ्रॉम साइटोप्लाज्म होती है और अंदर की तरफ होती है ईआर के ल्यूमेन में। ईआर के तीन कंपोनेंट्स हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, इन तीन कंपोनेंट से मिलकर ईआर बना होता है। और दो टाइप के ईआर होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेनुलर होते हैं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्रेनुलर होता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए ये ग्रेनुलर दिखाई देता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में बहुत काम करता है। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस या फिर उस प्रोटीन का सिक्रीशन करना। और एसईआर जो है ये ग्रेनुलर होता है क्योंकि इनकी सरफेस पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। और आरईआर जो है वो मोस्टली सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है, एसईआर ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है और राइबोफोरिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आरईआर में जो कि अटैच करते हैं राइबोसोम्स टू ईआर। ईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ईआर के ऊपर इस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस रफ दिखाई देती है और उस पे ये राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और इसको अटैच रखने का काम करता है राइबोफोरिन प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं होता है तो उसको अटैच नहीं करना है, इसलिए राइबोफोरिन प्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में या फिर डिक्टियोसोम इसी को बोलते हैं। सबसे पहले गोल्जी के बारे में कैमिलियो गोल्जी ने बताया था 1898 के अंदर। इन्होंने देखा था कुछ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स थी, न्यूक्लियस के पास में कुछ डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स उन्हें मिली तो उनको इन्होंने नाम दिया गोल्जी एपरेटस। और इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्नी of 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। इनकी साइज होती है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है और ये अलग अलग शेप में है, कुछ फ्लैट होती है, कुछ डिस्क शेप होती है, सैक या फिर सिस्टर्नीज होती है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के पास में कंसेंट्रिकली प्रेजेंट होती है। इनमें दो फेसेस पाए जाते हैं, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। जो सिस फेस है ये न्यूक्लियस के पास में होता है और ट्रांस फेस है ये मेम्ब्रेन की तरफ होता है, मतलब बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। सिस फेस को कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं, ट्रांस को कॉन्केव फेस बोलते हैं और सिस को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। यहाँ से वेसिकल्स है वो फॉर्म होनी शुरू होती हैं और मैच्योरिंग फेस है, यहाँ पे वेसिकल मैच्योर होके और बाहर की तरफ सीक्रेट हो जाती है या फिर रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सिस फेस है वो हमारा न्यूक्लियस की तरफ होता है, इसको हम कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं, इसी को हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। और ट्रांस फेस है ये हमारा मेम्ब्रेन की साइड में प्रेजेंट होता है और
और इसको हम कॉन्केव फेज बोलते हैं, और ये मैच्योरिंग फेज होता है। ठीक है, फिर इसका गोल्जी का फंक्शंस है, जैसे ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल्स का। तो वेसिकल्स को ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है ईआर, ईआर के पास में प्रेजेंट होता है गोल्जी, इस तरह से। ठीक है, तो ईआर का काम होता है, उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, और प्रोटीन करवा के यहाँ पे जाता है प्रोटीन, और इसमें गोल्जी के पास जैसे ही जाएगा तो गोल्जी उस प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा और पैकेजिंग में हेल्प करेगा, और यहाँ पे वो सिस वेसिकल बनाएगा। सिस साइड में ये इसका सिस फेस होता है, ये इसका ट्रांसफेस होता है, तो ये यहाँ से वेसिकल बनाएगा। फाइनली जो वेसिकल मेम्ब्रेन की तरफ है वो बाहर सिक्रेट, फिर लास्ट में उसको सिक्रेट करवा देता है। ठीक है, तो ये इसी तरह पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करवाता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करवाता है। एक्रोसोम स्पर्म सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है, और फॉर्म करता है लाइसोसोम एंड सेल वॉल मटेरियल। लाइसोसोम भी तो एक वेसिकल ही होता है, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो लाइसोसोम है, उसका फॉर्मेशन भी यहीं से गोल्जी बॉडी से ही हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लाइसोसोम पे चलते हैं। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, वेसिकल शेप की होती है, और इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, और क्योंकि इसके अंदर बहुत से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये लाइसोसोम है हमारी सेल के अंदर बर्स्ट हो गया, तो ये सारे सेल्स को डाइजेस्ट करवा देता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो सारे, अगर ये बर्स्ट हुआ तो वो सारे बाहर रिलीज हो जाएंगे, अगर बाहर रिलीज हुए तो सारे जो ऑर्गेनल्स हैं उनका डाइजेशन करवा देगा। इसलिए, और ये लाइसोसोम्स है, इसके जो एंजाइम्स है वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ठीक है, और ये एब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, आरबीसी में ये एब्सेंट होता है, और रिच होता है सारे तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में, जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सारे एंजाइम्स इसके अंदर मिलते हैं, और ये एक्टिव होता है एसिडिक पीएच के ऊपर। फिर उसके बाद हम वैक्यूल्स पे चलते हैं। वैक्यूल्स सिर्फ हमें प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और अगर एनिमल्स में हमें वैक्यूल्स देखने को मिले तो वो बहुत छोटी साइज में होंगे और बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रली प्रेजेंट होता है और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बीच में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है, बाकी सेल सेप प्रेजेंट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ये सारी चीज़ें वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, और इसलिए आयंस की कंसंट्रेशन वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। ठीक है, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं और एक्सक्रीशन करवाते हैं। तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करवाना या फिर एक्सक्रीशन करवाना। प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड मटेरियल को एंगल्फ करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, फिर गोल्जी बॉडीज के बारे में या फिर गोल्जी एपरेटस के बारे में, उसके बाद हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा। ये सारे ऑर्गेनल्स मिलके बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
का साइज होता है 0.2 टू 1 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर होता है। इसकी लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोन मीटर। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना पार्ट होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। और इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग बनाती है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसी को हम सेल विद इन सेल या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है और एज ऑर्गेनेल का ही काम करता है। कि सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, ये खुद बहुत से प्रोटीन्स है वो खुद फॉर्म कर सकता है, तो इसमें ये कैपेसिटी होती है। इसी वजह से हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होती है, कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है। और इनर मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डिंग बनाती है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी बनाने की ये क्रिस्टी है, ये मैट्रिक्स की तरफ अंदर की तरफ बनती है। जैसे ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया। फिर इनर मेम्ब्रेन जब हम बनाएंगे तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन बनती है। ये अंदर की तरफ क्रिस्टी बनते हैं इनफोल्डिंग से। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये क्रिस्टी बनाता है। और ये क्रिस्टी मैट्रिक्स की साइड में प्रेजेंट होती है। और ये क्रिस्टी जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक साइट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसकी वजह से सेलुलर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एज एटीपी की तरह वो एनर्जी होती है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद में इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें खुद का डीएनए होता है, बाकी और कोई ऑर्गेनेल्स के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट नहीं हो रहा था, बट इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनके राइबोसोम्स हैं वो बैक्टीरिया के राइबोसोम की तरह होते हैं 70S। कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इनके प्रोटीन जो इनको काम में आएंगे आगे फर्दर। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जो चीज़ें इनको काम में आती हैं वो सारी कंपोनेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की साइज जो है वो क्लोरोप्लास्ट से छोटी होती है। ये स्टेटमेंट एक बार एग्जाम में भी आई हुई है। इट्स आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स सीव ट्यूब एंड परमिएबल फॉर ऑल मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सीव ट्यूब से रिजेंबल करती है और ये परमिएबल होती है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। फिर कुछ ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं जो कि इस तरह प्रेजेंट होते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह के, मतलब सिक्के हैं बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। और वो ग्रेनम के अंदर का ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। और ये जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लास्टिड्स की लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोन मीटर और ये इनकी विड्थ है 2 to 4 माइक्रोन मीटर। और क्लेमाइडोमोनास के अंदर हर सेल में पर सेल 1 प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। हर एक सेल में एक एक प्लास्टिड प्रेजेंट होगा और ग्रीन एल्गी के अंदर 20 से 40 प्लास्टिड्स एक सेल में प्रेजेंट होंगे। और प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है क्योंकि इसके पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है।
ठीक है। फिर प्लास्टिड्स हैं वो सारे प्लांट्स में और कुछ यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स और यूग्लिनोइड्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर पिगमेंट्स के बेसिस पे 3 तरह से डिवाइड किए जाते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। जब फोटोसिंथेसिस कराना होता है तब लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कुछ फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल हो गया, ये सभी क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और थर्ड टाइप का प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के काम आता है। तो न्यूट्रिएंट, अलग अलग न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं, तो इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे अमाइलोप्लास्ट है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, इलियोप्लास्ट है वो स्टोर करता है ऑयल या फिर फैट और मटेरियल को, और एल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन को स्टोर करवाता है। ठीक है। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। लीव्स की मीसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट है ये लेंस शेप का भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, डिस्क्वाइडल भी, और रिबन लाइक भी हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट का इसकी अलग अलग शेप है, लेंस शेप, ओवल शेप, स्पेरिकल, डिस्क्वाइड और इवन रिबन लाइक शेप। फिर प्लास्टिड, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इनकी इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमेबल होती है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की बहुत सारे हम ऐसे इकट्ठे कर देंगे एक के ऊपर एक, तो वो पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह अरेंज हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रेना। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड एनक्लोज स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। तो ये, और फिर ये ल्यूमेन, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर का जो स्पेस है उसको ल्यूमेन बोला जाता है, और इस मेम्ब्रेन को थाइलेकोइड बोला जाता है। और इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स 70S टाइप के राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। The ribosomes of chloroplast are smaller than the cytoplasmic ribosomes. हमने देखा था कि हमारे साइटोप्लाज्म में भी ER के पास में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, और ER के पास में राइबोसोम्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो 80S वाले राइबोसोम्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स स्मॉलर होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स से। फिर हम राइबोसोम्स देखते हैं। तो राइबोसोम्स एक ग्रेनुलर डेंस पार्टिकल्स होते हैं। इनके बारे में सबसे पहले जियोर्ज पैलेट ने बताया था 1953 में। ठीक है। और ये राइबोसोम्स हैं, ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने हैं। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स होती है, इनके ऊपर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पे यूकैरियोटिक राइबोसोम में, यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी लार्ज सब यूनिट 60S और स्मॉल सब यूनिट 40S होती है। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये 70S होते हैं, और इनकी लार्ज सब यूनिट 50S होती है और स्मॉल सब यूनिट 30S होती है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो S है, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट, और इसके अंदर ये स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक। और ये इनडायरेक्टली मेजर करती है डेंसिटी और साइज ऑफ राइबोसोम। ये था राइबोसोम के बारे में। इसके बाद में हम चलते हैं साइटोस्केलेटन पे। साइटोस्केलेटन सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये एक फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 चीजों से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट
इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, और इन सबको हम कलेक्टिवली बोलते हैं साइटोस्केलेटन। सेल का स्केलेटन बनाते हैं ये। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन इस तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, सेल को मोटेलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, मोटेलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये सारे काम साइटोस्केलेटन के होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सेल के जो आउटर एक्सटेंशंस होते हैं वो सीलिया एंड फ्लैजिला है। सीलिया और फ्लैजिला ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। जहाँ हम सीलिया की बात करते हैं और एक फ्लैजिला की बात करते हैं, तो इसमें सीलिया है वो किसी सेल में, ये सेल है तो इसमें सीलिया है वो स्मॉल साइज के होंगे बट लार्ज नंबर में होंगे। स्मॉल साइज बट लार्ज नंबर। ठीक है, और अगर हम फ्लैजिला की बात करते हैं तो वो लार्ज इन साइज होगा बट स्मॉल इन नंबर होगा। ठीक है, तो सीलिया है वो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये क्या करती हैं, सेल या फिर किसी भी फ्लूइड का मूवमेंट करवाती है उनके आसपास। और फ्लैजिला है वो क्या करवाते हैं, पूरे सेल का मूवमेंट करवाते हैं। अगर हाँ, और फिर हम देखें अगर बैक्टीरिया के फ्लैजिला और यूकैरियोट्स के फ्लैजिला दोनों को हम देखेंगे तो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के फ्लैजिला है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर अलग अलग तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, इनकी मूवमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलास आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये तब पता चलता है कि फिर फ्लैजिला और सीलिया जो है इनकी स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ठीक है, और इनमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो डबलेट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में और 2 बीच में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें कि सीलिया और फ्लैजिला के अंदर टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स हम देखें तो पेरिफेरल वाली 9 है, 9 डबलेट है तो 9 इंटू 2 18 हो गया, और सेंट्रल में 2 है तो 18 प्लस 2 टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है सीलिया और फ्लैजिला में। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9 प्लस 2, 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल, तो इनका अरेंजमेंट है हो गया 9 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा सीलिया और फ्लैजिला हुआ। इसके बाद में आते हैं सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स है ये हायर प्लांट्स के अंदर तो एब्सेंट होते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हायर प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी इनमें एब्सेंट होती है, कोई सेल मेम्ब्रेन इनके सराउंडिंग प्रेजेंट नहीं होती है। और सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे यानी परपेंडिकुलरली वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9 होते हैं और वो ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में इनमें एक प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट होता है। तो इनका अरेंजमेंट हो गया 9 प्लस 0 का अरेंजमेंट इनमें हो गया। और इसमें 3 9 वो ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो एज ए ट्रिपलेट प्रेजेंट है, मतलब 3-3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, 3-3 के पेयर्स में प्रेजेंट है। तो हम टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखें तो 9 इंटू 3 तो 27 इनमें टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है।
सारी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इनमें होती है। फिर हम फंक्शन देखते हैं सेंट्रोसोम्स या फिर सेंट्रियोल का फंक्शन अगर देखें तो सेंट्रियोल्स जो है वो बेसल बॉडी बनाती है हमारी सीलिया और फ्लैजिला की। जहाँ से सीलिया और फ्लैजिला का ओरिजिन होता है वो बेसल बॉडी होती है और उनका फॉर्मेशन करवाती हैं सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम्स। और सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उनका फॉर्मेशन भी सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स करवाते हैं। उसके बाद में हमारा ऑर्गेनेल बचा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमने देखी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। इसके बाद में न्यूक्लियस में मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन। इन्होंने फ्लेमिंग ने क्या किया, न्यूक्लियस को बेसिक डाई से स्टेन किया। तो बेसिक डाई से स्टेन करने के बाद में इन्हें जो मटेरियल दिखाई दिया उसका नाम इन्होंने क्रोमेटिन दिया। तो फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया था सबसे पहले। उसके बाद में हम इंटरफेज का न्यूक्लियस के बारे में अगर देखें तो इसके अंदर एक्सटेंडेड न्यूक्लियो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसका नाम दिया था क्रोमेटिन, उसको क्रोमेटिन बोला था। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हम देख रहे थे वो ईआर के कांटेक्ट में थी और उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की वो ईआर के कांटेक्ट में थी। इस तरह से हमारी सेल थी, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, यहाँ से ईआर निकल रहा था बाहर और ईआर के कांटेक्ट में था और इस ईआर के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और ईआर के कांटेक्ट में होता है इसलिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, उसमें बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो ये इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। और ये न्यूक्लियर पोर्स अलाउ करते हैं आरएनएस को, प्रोटीन्स को, यहाँ से आरएनए का मूवमेंट, यहाँ से प्रोटीन का मूवमेंट हो सकता है इस न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी और सीप ट्यूब में एब्सेंट होता है। आरबीसी और सीप ट्यूब में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर, ये जैसे न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, उस न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है एंड इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। मतलब आरएनए सिंथेसिस की एक्टिव साइट होती है न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके बाद में क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमेटिन के अंदर हम ये जो क्रोमेटिन देख रहे थे ये किससे मिलके बना होता है, ये देखें तो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन्स कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनएस प्रेजेंट होते हैं। ये सारे क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर या फिर क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर, सिंगल ह्यूमन के अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर हम ये देखते हैं कि इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। और इसके दोनों तरफ ऐसे डिस्क शेप, 2 डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके दोनों तरफ। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं काइनेटोकोर्स। ठीक है, ये काइनेटोकोर्स जो है सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स से
अटैच होती हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे सेंट्रोमियर पे दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होती है दोनों साइड में, उनको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। और ये काइनेटोकोर्स सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। और फिर सेंट्रोमियर्स की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में। एक है मेटासेंट्रिक, एक है सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में ये जो सेंट्रोमियर है ये मिडल में प्रेजेंट होगा। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल होगा, मिडल पॉइंट से थोड़ा सा साइड में ऊपर या फिर नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से एक तो छोटी आर्म बनेगी, एक बड़ी आर्म बनेगी क्रोमेटिड्स की। और एक्रोसेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर है ये एक एंड के पास में प्रेजेंट होगा, तो एक एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म बनेगी, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बनेगी। फिर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, तो एक ही आर्म बनती है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। फिर सेंटर से थोड़ा सा दूर ये हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। फिर एक्सट्रीमली एंड की तरफ एक आर्म इतनी बड़ी और एक एकदम से छोटी सी आर्म बनी है, ये हमारे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। और एक ये टर्मिनल के ऊपर, एक ही टर्मिनल के ऊपर अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो एक ही आर्म बनेगी, और ये हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये मेटासेंट्रिक है, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो हमने एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया है। हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसके बाद। हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज देखा था, ये हमारे प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है। और फिर हमने देखा कि यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर प्रोटिस्टा प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा इंक्लूडेड है, फंजाई होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, बाकी तीनों फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक्सटेंसिवली कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, बाकी ये तीनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। फिर सेल वॉल के बारे में हमने देखा था, ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर प्लांट्स और फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है। एल्गल सेल वॉल के कंपोनेंट्स हमने देखे, तो एल्गल सेल वॉल सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनल्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड कार्बोनेट इनसे मिलकर बना होता है। प्लांट सेल वॉल के बारे में देखते हैं, तो वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स एंड अदर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जहाँ पे फंगल सेल वॉल है वो काइटिन की मिलकर बनी होती है। अगर सेल वॉल के फंक्शंस हम देखते हैं, तो वो सेल को शेप प्रोवाइड करवाती हैं, डैमेज और मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, सेल इंटरेक्शन करवाती है और बैरियर्स प्रोवाइड करवाती है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। फिर हमने 3 तरह की सेल वॉल देखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ग्रोथ करवाने में कैपेबल होती है, और वो जैसे जैसे सेल मेच्योर होती जाती है, प्राइमरी सेल वॉल है वो डिमिनिश होती है यानी डिग्रेड होती जाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, वहीं पे टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ ट्रैकिड्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। फिर मिडल लेमेला एक लेयर होती है कैल्शियम पैक्टेट की और होल्ड्स डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है, सीमेंटिंग का काम करती है, दो सेल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। सेल वॉल और मिडल लेमेला है वो ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा से वो क्रॉस करती है। फिर उसके बाद में हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था, सेल मेम्ब्रेन की अल्ट्रास्ट्रक्चर देखी थी, इसमें फ्लूइडिक नेचर बताया था। और हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए
ह्यूमन आरबीसी को यूज़ करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, एज अ बाइलेयर प्रेजेंट होती है, इसमें कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लिपिड्स हैं ये फॉस्फोलिपिड्स, मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन के हेड, मेम्ब्रेन में लिपिड जो है उस पे उसका हेड पार्ट है वो आउटर साइड में होता है, वो पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और ये फैटी एसिड वाली चेन जो होती है ये नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए ये अंदर की तरफ होती है ताकि एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। और प्रोटीन और लिपिड्स के जो रेशियो है वो वेरी करती रहती है सेल टू सेल। और आरबीसी के अंदर हम देखें तो 52% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और 40% लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, दोनों प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन की पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो टोटली या फिर पार्शियली बरीड रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। अगर वो टोटली बरीड है तो वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहलाते हैं। इसके बाद फॉस्फोलिपिड्स है, ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्टेरॉल वहीं प्रोवाइड करवाता है स्टेबिलिटी। और प्रोकैरियोट्स में कोलेस्टेरॉल एब्सेंट होता है तो उनके अंदर होपेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन में। फिर इसके बाद हमने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 के अंदर। और इनके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है और एनेबल करती है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की अलग अलग टाइप की मूवमेंट हमने डिस्कस करी थी, जैसे लेटरल मूवमेंट हो गया, एक लिपिड मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह बगल में आके बैठ गया, ऐसे लेटरल मूवमेंट होती है। एक रोटेशनल मूवमेंट होती है, वो अपनी ही एक्सेस पे रोटेट कर रहा है। एक फ्लिप मूवमेंट है कि बाहर वाला फॉस्फोलिपिड है वो अंदर की तरफ आके बैठ गया। या फिर फ्लॉप मूवमेंट हो सकती है, जैसे अंदर वाला लिपिड मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ आ जाए, इसको हम फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। और फ्लूइडिक नेचर मेम्ब्रेन के फ्लूइडिक नेचर की वजह से मेम्ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस थे, जैसे सेल ग्रोथ करवाती है, सेल डिवीजन करवाती है, इसके अलावा सिक्रीशन और एंडोसाइटोसिस करवाती है और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस करवाती है, इंटरसेल्युलर जंक्शंस बनवाती है। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस देखे थे कि ट्रांसपोर्ट करवाती है मॉलिक्यूल्स का, सेलेक्टिवली बैरियर की तरह एक्ट करती है और सेल सिग्नलिंग और सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट दो तरह से हो सकता है, पैसिव या फिर एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। और दो तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देखे थे, सिंपल पैसिव, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाता है एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड। अगर यहीं पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कैरियर प्रोटीन्स हो गए, चैनल प्रोटीन्स हो गए, मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए, क्योंकि कई बार लार्ज मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अंदर मूव करवाना पड़ता है और वो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए हमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कैरियर एंड चैनल प्रोटीन्स। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी यानी एनर्जी का यूज होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। फिर इसके बाद में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखा था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स थे, ईआर था, गोल्जी था, वैक्यूल था और लाइसोसोम था। तो हम ईआर से स्टार्ट करते हैं। ईआर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से हम अगर ईआर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा और उसको हम ईआर बोलते हैं। और ईआर के अंदर ईआर जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस को डिवाइड करता है 2 कंपार्टमेंट्स में, एक ल्यूमिनल साइड, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड। ये अंदर वाली हमारी ल्यूमिनल साइड थी, यहाँ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड है साइटोप्लाज्म की तरफ। और ईआर है उस पे 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। ईआर की 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेनुलर होता है, और क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में मेजर रोल प्ले करता है। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एग्रेनुलर होता है, और इसके क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और मेजर साइट होती है ये लिपिड सिंथेसिस की, और इसके अंदर मोस्टली सिस्टर्नीज प्रेजेंट होती हैं, और SER में मोस्टली ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर RER के अंदर राइबोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये राइबोफोरिन प्रोटीन जो है वो ER के ऊपर राइबोसोम्स को अटैच करवाने में हेल्प करता है, और ये राइबोफोरिन प्रोटीन एब्सेंट होता है SER में। इसके बाद गोल्जी एपरेटस या फिर डिक्टियोसोम। इसके अंदर डिक्टियोसोम को सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस के पास ये कंसेंट्रिकली प्रेजेंट होती है इस तरह से, ठीक है। और ये इन अलग अलग शेप में प्रेजेंट होती है, फ्लैट भी हो सकती है, डिस्क शेप की भी हो सकती है, डिस्क शेप्ड सेक्स या फिर सिस्टर्नी प्रेजेंट हो सकती है, और इनकी साइज 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर हो सकती है। इनके दो फेसेस हैं, एक तो ये न्यूक्लियस की तरफ वाला जो कि सिस फेस होता है, और ये मेम्ब्रेन की तरफ वाला इनका ट्रांस फेस होता है। इनके सिस फेस को कॉन्वेक्स फेस भी बोल सकते हैं और फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। ट्रांस फेस को हम कॉन्केव फेस बोलते हैं, और मैच्योरिंग फेस भी इसी को हम बोलते हैं, और ये फेस मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। और गोल्जी का काम होता है कि ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन वेसिकल्स के अंदर मटेरियल्स को, या फिर कोई प्रोटीन है, कुछ और भी मटेरियल है, उसको पैक करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करवाती है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करवाती है, और एक्रोसोम बनवाती है। जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनके हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, वो एक्रोसोम ये गोल्जी अपरेटस बनवाती है। उसके अलावा लाइसोसोम्स और सेल वॉल मटेरियल को भी गोल्जी अपरेटस ही बनाती है। फिर लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम सोसाइटल बैग बोलते हैं। ये RBC में एब्सेंट होता है, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये पीछे होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सारे एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी एक्टिविटी एसिडिक पीएच पे हाई रहती है। फिर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं, इनके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं, और लार्ज साइज के होते हैं, और ये वाटर कंटेन करते हैं। सेल का 90% वाटर जो है वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, बाकी सेल सैप या फिर वेस्ट मटेरियल सब वैक्यूल्स के अंदर ही कलेक्टेड रहता है प्लांट्स में। फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करवाते हैं आयंस का या फिर अदर मटेरियल्स का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, इसीलिए वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा आयंस की कंसंट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करवाना। प्रोकैरियोट्स के अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये फूड एंगल्फ करवाने में हेल्प करते हैं। ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हुआ। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, इनका डायमीटर है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ है वो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसको हम सेल विद इन सेल भी बोलते हैं या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोल रहे थे, क्योंकि इसके अंदर खुद का DNA होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ये खुद की प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है। इसके बाद इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होती है, कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है आउटर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स बनते हैं, इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं, ये मैट्रिक्स की साइड में बनते हैं, और इन क्रिस्टी की बनने की वजह से सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ये सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी बनाते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर मैट्रिक्स में सिंगल एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70S और कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड हो वो कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज है वो साइटोप्लाज्म से छोटी होती है और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सीव ट्यूब से रिजेंबल करती है और परमिएबल होती है सारे तरीके के मॉलिक्यूल्स के लिए। फिर प्लास्टिड्स के बारे में हमने देखा था। प्लास्टिड्स की लेंथ जो है वो 5 to 10 माइक्रोन मीटर होती है, विड्थ 2 to 4 माइक्रोन मीटर होती है। फिर हमने देखा कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक सेल में एक प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, वहीं ग्रीन एल्गी के अंदर 20 to 40 प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल के अंदर और इसको भी हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर भी खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये खुद के प्रोटीन्स हैं उनको सिंथेसिस करवा सकते हैं। फिर हम प्लास्टिड्स के बारे में देखें तो प्लास्टिड्स हैं वो प्लांट सेल्स में और यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होते हैं और पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। और क्रोमोप्लास्ट है उसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। फिर उसके बाद में ल्यूकोप्लास्ट आते हैं जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अलग अलग न्यूट्रिएंट मटेरियल के स्टोरेज की वजह से इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, ऑयल और फैट को स्टोर करने वाले को हम बोलते हैं इलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट होते हैं जो कि प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीव्स के मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं जैसे लेंस शेप्ड, ओवल शेप्ड, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल और इवन रिबन लाइक शेप ऑर्गेनेल। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है इनकी वो लेस परमेबल होती है एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया आता है, स्पेस आता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और ये थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। इसको हम ग्रेना बोलते हैं कि इस तरह से जो थाइलेकोइड के अंदर अरेंज होते हैं कॉइन्स के पाइल्स की तरह, उसको हम पूरे को ग्रेना बोलते हैं। इसके मेम्ब्रेन को हम थाइलेकोइड बोलते हैं और इसके अंदर वाले पार्ट को हम ल्यूमेन बोलते हैं। फिर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके राइबोसोम्स भी बैक्टीरियल राइबोसोम की तरह 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स हैं वो छोटे होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से। फिर राइबोसोम्स की हम बात करें तो राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर डेंस पार्टिकल्स होते हैं। इनके बारे में सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने बताया था 1953 के अंदर। और राइबोसोम्स है वो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स होती हैं, कोई मेम्ब्रेन इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स अगर हम देखें तो वो 80S टाइप के होते हैं। 2 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, लार्ज सब यूनिट 60S और स्मॉल सब यूनिट 40S। और इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हमारे 70S टाइप के होते हैं। इनकी लार्ज सब यूनिट होती है 50S और स्मॉल सब यूनिट 30S टाइप की प्रेजेंट होती है। इसमें ये S जो है ये स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है और S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से डिनोट करते हैं और ये इनडायरेक्टली मेजर करती है डेंसिटी एंड साइज। आरएनए राइबोसोम की डेंसिटी और साइज को डिनोट करती है, मेजर करती है। और इसके बाद में हमने साइटोस्केलेटन के बारे में देखा था जो कि एक फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। 3 तरह के प्रोटीन से मिलकर बना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3
माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जहाँ जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनमें ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट हो रहा था। ये सारे फिलामेंट्स मिलके बनाते हैं साइटोस्केलेटन, और ये इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाना और मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करवाते हैं। इसके बाद सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर हमने देखा था कि ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया के बारे में हमने देखा था कि एक सेल में बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये स्मॉल इन साइज होते हैं लेकिन लार्ज इन नंबर होते हैं। वहीं फ्लैजिला के बारे में देखा था, इनका उल्टा है कि फ्लैजिला स्मॉल इन नंबर होता है और लार्ज इन साइज होता है। और ये जो फ्लैजिला है ये सेल की मूवमेंट करवाता है, सीलिया मेजरली सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम जब देखते हैं सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर हमें दिखाई देता है कि सीलिया फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। इसके अंदर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 9 और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स 2 प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 × 2 18 और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो 18 + 2 इनमें 20 टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें 9 + 2 टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। फिर हम सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स के अंदर, सेल मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है। और जो सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में, और वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे यानी परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनमें 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, तो 9 × 3 यानी टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोसोम्स या फिर सेंट्रियोल में प्रेजेंट होती है। इनमें बीच में एक प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट होता है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इनका अरेंजमेंट 9 + 2 होता है, 9 + 0 होता है। और इनका फंक्शन होता है ये बेसल बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती है सीलिया फ्लैजिला की, और स्पिंडल फाइबर बनवाती है सेल डिवीजन के टाइम पे। इसके बाद में हमने न्यूक्लियस देखा था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस को बेसिक डाई से स्टेन किया था, तो जो चीज़ उसको दिखाई दी उनको, तो उन्होंने क्रोमेटिन उसको नाम दिया। फिर इंटरफेस का न्यूक्लियस है वो एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होता है, उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो कांटेक्ट में होती है ER के, और उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती है, इनके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है, और वो पोर्स RNA और प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं, यानी इनकी मूवमेंट को अलाउ करते हैं दोनों डायरेक्शन में। फिर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है RBC और सीव ट्यूब्स के अंदर। एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और इसका काम होता है rRNA के सिंथेसिस में। ये एक्टिव साइट होती है राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, मतलब rRNA सिंथेसिस की। फिर क्रोमेटिन का देखें हम, तो उसमें DNA और हिस्टोन से मिलके बना होता है। हिस्टोन हमारे बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ RNAs भी क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर सिंगल ह्यूमन RNA 2 मीटर लॉन्ग होता है। ह्यूमन RNA DNA की साइज है 2 मीटर लॉन्ग। फिर हमने ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी थी, इसमें ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और इसके दोनों तरफ डिस्क शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे काइनेटोकोर्स बोला जाता है। और ये काइनेटोकोर्स स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। फिर सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया गया 4 टाइप्स में। मेटासेंट्रिक इस तरह से, जिसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। फिर सब मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंटर से स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक।
टीलो, फिर उसके बाद में एक्रोसेंट्रिक जिसमें सिचुएटेड होता है क्लोज टू वन एंड, एक एंड के पास में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर, उसको हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। टीलोसेंट्रिक के अंदर एकदम से एंड पे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, तो इसकी वजह से इसमें सिंगल आर्म बनती है, इसमें एक आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग बनती है, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बनती है। इसके अंदर एक लॉन्ग आर्म बनती है, एक शॉर्ट आर्म बनती है, इसमें दोनों आर्म्स इक्वल बनती है। तो ये हमने सारे यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया, अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने देख लिया, न्यूक्लियस के बारे में हमने देख लिया, सबके बारे में हमने देखा। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ वाटर इन मैच्योर प्लांट सेल अकर्स इन। मोस्टली वाटर किस में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में? न्यूक्लियस, सेल वॉल, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म। तो वैक्यूल्स के अंदर मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कि प्लांट सेल में 90% वाटर जो है वो प्लांट सेल के वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट मैच। इसमें से कौन सा गलत है? न्यूक्लियस आरएनए बनवाता है, ये सही है। लाइसोसोम प्रोटीन बनवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करवाता है, साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर ये लाइसोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवाता है। प्रोटीन सिंथेसिस हमारा राइबोसोम्स करवा रहे थे जो कि ईआर के ऊपर प्रेजेंट थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 है, मैच द कॉलम्स, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में मैच करना है। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक 4 तरह के क्रोमोसोम्स दिए। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें सेंट्रोमियर है, वो मिडल में प्रेजेंट होता है। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल प्रेजेंट होता है। एक्रोसेंट्रिक के अंदर ऑलमोस्ट एट द टिप प्रेजेंट होता है। टीलोसेंट्रिक के अंदर एट द टिप प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ लाइसोसोम गेट रैप्चर्ड इन द सेल। लाइसोसोम अगर सेल के अंदर रैप्चर हो जाए या फिर बर्स्ट हो जाए तो क्या होगा? तो सेल डाइज, सेल श्रिंक, सेल स्वेल, नथिंग वुड हैपन। तो सेल डाई, क्योंकि हमने देखा था कि लाइसोसोम है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अगर बाहर निकलेंगे तो वो सारे सेल के ऑर्गेनेल्स का डाइजेशन करवा देंगे। फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के बारे में हमें बताना है कि न्यूक्लियोलस, तो ऑप्शन फर्स्ट है, राउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस, और राउंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस एंड हैविंग आरआरएनए, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कि हमने देखा था कि ये राउंडेड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जो कि आरआरएनए का सिंथेसिस करवा रही थी। हमने देखा था ये न्यूक्लियोलस इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई थी, यहाँ पे न्यूक्लियोलस था, ये न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थी, और ये आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करवा रही थी, ठीक है। और फिर हमारा क्वेश्चन है 6, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स अकर्स इन द सेल्स ऑफ। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स किसके सेल में प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बोथ बी एंड सी। तो ये हमने देखा था सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट थे। तो आज की क्लास में हमने पूरे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखा, उनके ऑर्गेनेल्स को देखा। तो आगे के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।